अजमल कसाब की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव ओकड़ा से। वो गरीबी में पैदा हुआ था। उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी मुश्किल होती थी। जिंदगी बहुत कठिन थी। कसाब की पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं हो पाई। वो बस थोड़े दिनों के लिए ही स्कूल गया। उसके गांव में नौकरी के मौके बहुत कम थे। उसे काम ढूंढना पड़ा। जवान होते होते कसाब छोटे मोटे अपराधों में पड़ गया। वो जीने के लिए चोरी करता था। वो गलत लोगों की संगत में पड़ गया। उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। पैसों और बेहतर जिंदगी का लालच बहुत ज्यादा था। कसाब का इस्तेमाल करने के लिए लोग तैयार बैठे थे। लश्कर-ए-तैयबा LET ने उससे संपर्क किया। लश्कर-ए-तैयबा एक आतंकवादी संगठन है। उन्होंने कसाब को गरीबी से निकलने का रास्ता दिखाया। उन्होंने उसे ट्रेनिंग और एक मकसद दिया। कसाब उनके विचारों की तरफ खींचा चला गया। LET ने कसाब के दिमाग में नफरत भर दी। उन्होंने उसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उसे मरने के बाद जन्नत और इनाम का वादा किया। कसाब का ब्रेन वॉश कर दिया गया। उसे कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उसे हथियार चलाना और बॉम्ब फोड़ना सिखाया गया। उसे बिना रहम के लोगों को मारना सिखाया गया। वो LET का एक हथियार बन गया। कसाब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब ओकड़ा का वो भोला भाला लड़का नहीं रहा था। अब वो एक खूंखार आतंकवादी बन चुका था जो अपने मकसद के लिए जान देने को तैयार था। कसाब ने कई महीने LET के ट्रेनिंग कैंप्स में बिताए। ये कैंप्स पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में छुपे हुए थे। वो वहां दूसरे लोगों के साथ ट्रेनिंग लेता था। सबके दिलों में नफरत भरी हुई थी। ट्रेनिंग बहुत ही कठिन और ब्रूटल थी। कसाब ने असॉल्ट राइफल्स और ग्रेनेड्स चलाना सीखा। उसे क्लोज कम्बैट और बॉम्ब ब्लास्ट करना सिखाया गया। उसे शहरों में लड़ाई के लिए तैयार किया गया। LET के इंस्ट्रक्टर्स ने अपने रिक्रूट्स में बेरहमी भर दी। उन्हें बिना सोचे समझे मारने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि उनके विक्टिम्स इस्लाम के दुश्मन हैं। कसाब को वायलेंस की आदत हो गई। कसाब की ट्रेनिंग एक खास मिशन के लिए थी, भारत के मुंबई शहर पर हमला। उसे बताया गया कि यह एक बहुत बड़ा काम होगा। वो शहीद हो जाएगा। 26 नवंबर 2008 को कसाब समेत LET के 10 आतंकवादियों ने मिलकर मुंबई पर हमला किया। वो समुद्र के रास्ते आए और शहर के किनारे पर उतरे। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स थे। आतंकवादी मुंबई में फैल गए और भीड़-भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया। उन्होंने ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CST रेलवे स्टेशन पर हमला किया। इन हमलों से पूरे भारत और दुनिया में दहशत फैल गई। लोगों ने टीवी पर डर के मारे ये सब देखा। आतंकवादियों ने किसी पर रहम नहीं किया। उन्होंने आम लोगों पर गोलियां चलाई। मुंबई हमले 3 दिन तक चले। भारतीय सुरक्षा बलों ने बहादुरी से आतंकवादियों का मुकाबला किया। दिल्ली से कमांडोज को बुलाया गया। ताज होटल में भयंकर गोलीबारी हुई। भाग 5 CST पर आतंक। कत्लेआम में कसाब का रोल। कसाब और उसके साथी इस्माइल खान ने CST स्टेशन पर आतंक मचाया। वे दोनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके इरादे खतरनाक थे। AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड से लैस होकर उन्होंने भीड़ भाड़ वाले टर्मिनल में अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे कई बेगुनाह लोग मारे गए। गोलियों की आवाज से स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और डर फैलाना था। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। वो स्टेशन में घूम घूम कर दिखाई देने वाले हर व्यक्ति पर गोली चला रहे थे। किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा था। यात्री फंस गए थे और जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मारे गए लोगों में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओंबले भी थे। उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कसाब और खान का सामना किया, जबकि उनके पास बहुत सारे हथियार थे। ओंबले ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का सामना किया। ओंबले की बहादुरी की वजह से बाकी पुलिस वालों ने कसाब को जिंदा पकड़ लिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कसाब और खान ने एक चुराई हुई स्कोडा कार में CST से भागने की कोशिश की। वे भागने की फिराक में थे। गिरगांव चौपाटी पर उनकी पुलिस के साथ भयंकर गोलीबारी हुई। खान मारा गया। यह मुठभेड़ बहुत ही खतरनाक थी। कसाब घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। इस तरह एक आतंक का अंत हुआ। भाग 6 गिरफ्तारी और कबूलनामा। कसाब के लिए अंत।
यह वह क्षण था जब न्याय की प्रक्रिया ने गति पकड़ी। कसाब की गिरफ्तारी भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई दिशा दी। वो अकेला ऐसा आतंकवादी था जिसे जिंदा पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी ने सुरक्षा बलों की तत्परता और साहस को दर्शाया। उसके कबूलनामे से एलईटी और हमलों की प्लानिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यह जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। पूछताछ में कसाब ने पाकिस्तान में अपनी ट्रेनिंग और एलईटी हैंडलर्स के बारे में बताया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसे प्रशिक्षित किया गया था। उसने सीएसटी में हुए कत्लेआम में अपनी भूमिका कबूल की। यह कबूलनामा हमलों की भयावहता को उजागर करता है। उसकी गवाही इस साजिश को समझने में बहुत महत्वपूर्ण थी। अदालत में उसकी गवाही ने हमलों के पीछे की सच्चाई को सामने लाया। कसाब के कबूलनामे से आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका का भी खुलासा हुआ। यह एक गंभीर आरोप था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। उसने बताया कि हमलों की योजना और निर्देश पाकिस्तान से दिए गए थे। यह खुलासा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ा गया। इससे पाकिस्तान पर एलईटी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई की मांग की। सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान ने मुंबई हमलों में किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया। उन्होंने दावा किया कि कसाब पाकिस्तानी नागरिक नहीं था। यह दावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विवाद का कारण बना, लेकिन भारत ने उसकी पहचान के पक्के सबूत दिए। इन सबूतों ने पाकिस्तान के दावे को झूठा साबित किया और सच्चाई को उजागर किया। भाग 7 मुकदमा और सजा 26/11 के पीड़ितों के लिए न्याय। कसाब का मुकदमा 2009 में शुरू हुआ। यह मुकदमा भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक था। उस पर 86 अपराधों का आरोप लगाया गया, जिसमें हत्या, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना और साजिश रचना शामिल था। ये आरोप इतने गंभीर थे कि पूरे देश की निगाहें इस मुकदमे पर टिकी थीं। अभियोजन पक्ष ने आई विटनेस अकाउंट्स, फोरेंसिक एविडेंस और कसाब के कबूलनामे के आधार पर एक मजबूत केस पेश किया। उन्होंने हर संभव सबूत पेश किया ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। सबसे अहम गवाहों में से एक 9 साल की बच्ची देविका रोटावन थी, जिसे सीएसटी स्टेशन पर पैर में गोली लगी थी। उसकी गवाही ने मामले को और भी मजबूत बना दिया। उसने बहादुरी से कोर्ट में कसाब को पहचाना और उस दिन की भयावह घटनाओं को याद किया। उसकी गवाही ने सभी को भावुक कर दिया। अपने खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बावजूद कसाब ने कुछ समय तक खुद को बेकसूर बताया और दावा किया कि वो नाबालिग है। लेकिन उसकी बातें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। लेकिन उसकी असली उम्र साबित हो गई और उसने आखिरकार अपने गुनाह कबूल कर लिए। यह कबूलनामा मुकदमे का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मई 2010 में कोर्ट ने कसाब को सभी आरोपों में दोषी पाया। यह फैसला पूरे देश के लिए एक बड़ी राहत थी। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। यह सजा उन सभी पीड़ितों के लिए न्याय का प्रतीक बना। जज ने उसके अपराधों को क्रूर, भयानक और राक्षसी बताया। यह बयान न्याय की ताकत और अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। भाग 8 फांसी और विरासत। आतंक के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की फांसी की सजा बरकरार रखी। भारत के राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी। न्याय की जीत हुई। 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को पुणे, भारत की यरवदा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उसके शरीर को जेल के अंदर ही दफना दिया गया। कसाब की फांसी से 26/11 के हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों को थोड़ी राहत मिली। ये आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक था। मुंबई हमले भारत में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक